हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्फीयर टॉपिक का पार्ट 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। इससे पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने स्फीयर टॉपिक के 3 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब पार्ट 4 में हम प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ग्रेट सर्कल क्या होते हैं और स्मॉल सर्कल क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाना भी सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देखा होगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे और वो वीडियोस आप लोग को अच्छी भी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अभी तक जितने भी इमेज आप लोगों ने देखी हैं उसमें ख़ास तौर से ये शो किया गया है दोस्तों कि जो प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। अगर आप जनरली इस चीज़ को विजुलाइज करके इमेज में देख सकते हैं, जो प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर है वो होता क्या है, एक इस सर्कल होता है। और इसी टॉपिक में हम लोग ग्रेट सर्कल, स्मॉल सर्कल और दो ही टाइप के सर्कल स्फीयर के अंदर बनेंगे, ग्रेट और स्मॉल सर्कल को भी डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने इमेज को तो देख लिया है कि प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर जो होता है वो सर्कल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं उसकी थ्योरी क्या है। तो इसमें थ्योरी लिखी हुई है कि अगर ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें से ये बताया गया है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉमन टू बोथ स्फीयर एंड प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि स्फीयर, कोई जब स्फीयर देंगे, स्फीयर को क्या करता है, कोई प्लेन कट करता है, तो दोनों स्फीयर और प्लेन में जो दोनों पॉइंट जो कॉमन होते हैं वो क्या होता है, प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर होता है। और प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर जो होता है हमेशा क्या होता है, सर्कल होता है। आपने इमेज तो देखा ही है, साथ ही साथ ये 2D में है, शायद आप लोग को ज़्यादा ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग फिर से एक बार इमेज को देख सकते हैं। दोस्तों इस इमेज को देखिए, इसमें देखिए प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर लिया गया है। तो प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर में जो स्फीयर है और प्लेन में जो दोनों पॉइंट्स कॉमन है वो क्या होगा, इसका प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर होगा। और जो प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर है वो देख सकते हैं आप लोग क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। मुझे लगता है अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, हमेशा एक सर्कल होता है। डायग्राम मैंने बना रखा है, तो अब मुझे लगता है कि ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसमें जो इक्वेशन ये पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो कैपिटल आर है दोस्तों वो क्या है, इक्वेशन रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड द स्मॉल आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोस्तों ये वही इमेज है जो मैंने कॉपी में बना रखा था। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, और जो एक्स जो है उनके बीच की परपेंडिकुलर, दोनों एक्स जो है दोनों सेंटर के बीच की दूरी है। सॉरी दोस्तों, देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं सीधे। जो इक्वेशन यहाँ पर ये दी गई है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ओ पी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ओ पी क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, एम पी क्या है, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, प्लस ओ एम स्क्वायर, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो ओ एम स्क्वायर दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर ये स्क्वायर हट जाएगा दोस्तों, ओ एम बराबर यही आएगा। ओ एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम लोग दोस्तों एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल। दोस्तों आप लोग ये देख ही चुके हैं कि प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर जो होता है वो एक सर्कल होता है। तो ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल में बस फ़र्क इतना है, जब रेडियस ऑफ द स्फीयर, जब कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल आर के बराबर हो जाती है, तो जो स्फीयर सर्कल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। तो इसमें जो स्फीयर सर्कल बनता है वो क्या होता है, स्फीयर के डायमीटर से होकर के जाता है। और यहाँ पर स्मॉल सर्कल में दोस्तों जो स्फीयर बनता है वो सर्कल के डायमीटर से ना होकर के जाके और ऊपर जो डायमीटर प्लेन है, ये देखिए यहाँ से होकर के ना जा कर के यहाँ कहीं स्फीयर ऊपर या नीचे बनता है। तो हम ग्रेट सर्कल में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर हमेशा इक्वल होती है रेडियस ऑफ सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल के, यानी कि कैपिटल आर जो होता है स्मॉल आर के बराबर होता है। स्मॉल सर्कल में क्या होता है, कैपिटल आर जो होता है
कैपिटल आर जो होता है स्मॉल आर से बड़ा होता है, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्कल इन अ स्मॉल सर्कल. दिस इज द कंडीशन ऑफ अ स्मॉल सर्कल एंड द कंडीशन ऑफ द ग्रेट सर्कल इज कैपिटल आर ऑलवेज इक्वल टू द स्मॉल आर. दोस्तों इसमें जो दो ऊपर वाले सर्कल हैं वो स्मॉल सर्कल है और जो बीच वाला सर्कल है वो क्या है, ग्रेट सर्कल. दोस्तों जो मिड में सर्कल है उसकी रेडियस जो होती है स्फीयर की रेडियस के बराबर है, और दो जो ऊपर सर्कल बने उनकी रेडियस क्या है, स्फीयर की रेडियस से छोटी है. तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं और इस पार्ट में मैं स्मॉल सर्कल के टॉपिक को डिस्कस करूंगा. बाकी 2 और 3 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ग्रेट सर्कल से रिलेटेड है. तो ग्रेट सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें 2 टॉपिक और कवर करने पड़ेंगे. सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू गिवन स्फीयर एंड अ प्लेन, और दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर थ्रू गिवन सर्कल एंड अ प्लेन. तो पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल. दोस्तों सीधे आप लोग को एक स्फीयर की इक्वेशन दे दी गई, एक प्लेन दे दिया गया. स्फीयर और प्लेन दोनों को प्लेन सेक्शन से क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा. उस सर्कल के आपको सेंटर बताने और रेडियस बतानी है. दोस्तों इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, इसमें कई सारे कंसेप्ट एक साथ आए हुए हैं. तो आप देख सकते हैं ये जो स्फीयर है ये स्फीयर दिया गया है, प्लेन ये दिया गया है. रेडियस ऑफ द स्फीयर आप किससे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे जो कि स्फीयर की इक्वेशन दी गई है. साथ ही साथ इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर. यहाँ पर जो सेंटर है वो ऐसे मान सकते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा. और प्लेन की इक्वेशन से इस सेंटर से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इस सेंटर से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसके बराबर होगी. तो अब मैं करता हूँ तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. तो दोस्तों पहले तो जो सर्कल की इक्वेशन दी गई इससे मैं सीधे रेडियस और सेंटर निकालता हूँ. तो सेंटर इसके जो होंगे, एक्स तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा दोस्तों, वाई जो होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और -4 और जो जेड होगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. दोस्तों तो ये देखिए मैंने सेंटर को पहले सीधे लिख दिया है. इसकी रेडियस मैं लिखने जा रहा हूँ. रेडियस कैसे निकालेंगे, सेंटर का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 + 1 + 4 माइनस डी होता है. तो ये 11 क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. 11 × 4 = 15, 16, तो ये क्या आ जाएगा √16. ये रेडियस आ गई स्फीयर की 4. सेंटर ऑफ द स्फीयर और रेडियस ऑफ द स्फीयर पता चल चुके हैं. दोस्तों इस सेंटर और रेडियस का कैसे निकालते हैं इसको मैं पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको सीधे सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दिया है. अब मैं जो आर जो निकल के आया वो कैपिटल आर जो है 4 के बराबर है, जो कि कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर. दोस्तों अगर ये पॉइंट हम पी ले लें तो पी पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल्स, और जो स्मॉल आर हमें क्या करना है, निकालना है. दोस्तों हमें ये ओ पॉइंट पता चल चुका है 0, 1, 2 जो कि स्फीयर ऑफ द सेंटर है. 0, 1, 2 से अगर इस प्लेन जो कि प्लेन की इक्वेशन में दी गई है परपेंडिकुलर डालें तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं. तो आप देख सकते हैं ओपी क्या होगी, ओपी = एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, मैं सीधे आप लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बता रहा हूँ. तो ये जो पॉइंट दिए जाते हैं उससे हमको अगर किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या रखेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे. 0, 1, 2 को क्या रखेंगे, एक्स वाई जेड की इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 + 2y दिया है तो 2, वाई की जगह क्या रखेंगे 1, और 2 जेड दिया है +2, और जेड की जगह क्या रखेंगे 2, और यहाँ 15 इक्वल के इधर था तो इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा -15. और जो इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है, इसके आगे एक्स का कोई कोफिशिएंट होता है 1, वाई का कोफिशिएंट 2, और जेड का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है. तो इन तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले करके सम कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे. तो यानी कि 1 + 4 + 4 समझ में आ रहा होगा. ये पुराना कंसेप्ट है, आप लोग को पहले से ही पता होना चाहिए, और नहीं अभी आ रहा हो तब भी ये देख के समझ में आ गया होगा. तो ये 2 + 2 -15 अपॉन में 4, 4, 8, 1, 9, यानी कि यहाँ पर 4 होगा दोस्तों, 6 - 15 यानी कि -9 अपॉन -9/3. तो दोस्तों ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, क्योंकि -साइन अपने आप हट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ओपी जो निकल के आ गया हमारे पास 3 आ गया है. तो यहाँ पर कैपिटल आर हमें पता चल गया था, कैपिटल आर हमारे पास क्या निकल के आया था दोस्तों 4 निकल के आया था. ओपी जो निकल के आया 3 निकल के आया, तो स्मॉल आर हम लोग निकाल सकते हैं. और देखिए दोस्तों R² =
ओ पी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ओ पी बराबर, ओ पी हम लोग ने निकाल लिया, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। दोस्तों जो कैपिटल आर है वो 4 है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 में लिख रहा हूँ। और ओ पी जो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर जो है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि ये माइनस करने पे 7 आएगा। तो आर स्मॉल आर जो निकल के आया 7 आर स्क्वायर, तो आर जो आएगा √7। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो होगी वो क्या होगी, √7 होगी। अब हमें सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है। ये क्वेश्चन देखने में तो छोटा है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है। और अगर आपको दोस्तों पुराने कंसेप्ट पता होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन की वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो चुका है जो कि रेडियस निकालना था। रेडियस हम लोग ने स्मॉल आर जो थी √7 निकाल चुके हैं, और सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है हमें। उसके लिए देखिए क्या करते हैं दोस्तों, हमको सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ओ पी जो लाइन है उसकी लाइन की इक्वेशन। तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ पी की हम लोग निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। और जो अल्फा बीटा गामा होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर 0, 1, 2। लेकिन हमें इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस नहीं पता है, एल एम एन। तो हमें देखिए क्या दिया गया है, प्लेन दिया गया है। अब इस प्लेन के नॉर्मल, ये जो प्लेन है देखिए, मान लीजिए ये प्लेन दिया गया है। इस प्लेन जो प्लेन दिया गया है उसके नॉर्मल जो होगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एल होगा, एल बराबर 1। वाई का जो कोफिशिएंट होगा बी जो कि 2, और जेड का जो कोफिशिएंट होगा सी जो कि बराबर होगा एल एम एन के 2। तो जो डीसीएस निकल के आएंगे वो क्या आएंगे 1, 2, 2, यानी कि ओपी जो लाइन है, ओपी जो लाइन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर होगा, दोनों लाइन पैरेलल है। तो जो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो ओपी के ही डायरेक्शन कोसाइंस के बराबर होंगे। दोस्तों ये कंसेप्ट आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कभी भी प्लेन वाले चैप्टर में भी आपके ज़रूर काम आएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस केवल एक पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होती है वो बस लिखा है। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, x माइनस 0 अपॉन एल यानी कि 1, y माइनस 1 अपॉन m यानी कि 2, और z माइनस गामा यानी कि 2, z माइनस गामा और अपॉन 2। दोस्तों हम इसे किसी कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे। कांस्टेंट जो आर होता है ये भी देख लीजिए क्या होता है, जो अल्फ़ा बीटा गामा है और एक्स वाई जेड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है आर। काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं ये क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स बराबर क्या आएगा, आर आएगा, वाई बराबर 2r प्लस 1 आएगा, और जेड बराबर क्या आएगा 2r प्लस 2। एक्स वाई और जेड जो लाइन के पॉइंट्स निकल के आए हैं वो इस प्लेन पे भी लाई करेंगे, तो इस प्लेन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और आर की वैल्यू निकल करके आएगी। और जो प्लेन है वहीं पर हमारा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो जो पॉइंट जिस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे उस सर्कल के क्या होंगे, सेंटर होंगे। दोस्तों हम इन वैल्यूज़ को रख करके हम इस इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन में वैल्यूज़ को रख करके आर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैंने इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी है, बस खाली आर की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों आर की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, ये जो कि 1 आई है। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड, दोस्तों एक्स जो कि आर के बराबर है, वैल्यू क्या आई है 1 आई है। वाई जो कि 2r प्लस 1 के बराबर है, तो 2r प्लस 1 की वैल्यू रखते हैं, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3। जेड जो है 2r प्लस 2 है, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। दोस्तों ये सेंटर ऑफ द स्फीयर 1, 3, 4 और रेडियस ऑफ द सर्कल √7 निकल के आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे थे पहले और दूसरे में, पहले आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और दूसरे क्वेश्चन को आप भी अगर इस तरह से ट्राई करते हैं तो वो भी आप कर ले जाएंगे। और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। बाकी जो क्वेश्चन 2 और 3 नंबर के बचते हैं वो ग्रेड सर्कल से रिलेटेड हैं। इस पर मैं एक और 2 टॉपिक को डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में, और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल सकें। इसके बाद मैं कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ अगले कुछ वीडियोज़ के बाद। साथ ही साथ मैंने कोन और सिलेंडर टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिखना कभी भी ना भूलें। उनको आंसर को कमेंट में लिखें, और
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।